हेलो दोस्तों, निमल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 12 चैप्टर पादप में जनन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम जनन के बारे में पढ़ेंगे कि अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादपों में जनन होना कितना आवश्यक है। साथ ही साथ इस अध्याय में हम पादप में होने वाले जनन के विभिन्न विधियों का भी अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अलैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। चलिए हम अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पुराने पौधों के जड़, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है। पुराने पौधों में निष्क्रिय स्थिति में मौजूद अंकुर को जब अनुकूल स्थितियां जैसे नमी और ताप दिया जाता है तब वे नए पौधों के रूप में उगने लगती है और विकसित होने लगती है। हरी घास, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन की भी अलग अलग प्रकार की विधियां होती है, जैसे कलम लगाना, जड़ें लगाना, कतरन लगाना इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है मुकुलन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इस प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। चलिए यीस्ट जैसी एक कोशिकीय जीव के माध्यम से मुकुलन को समझने का प्रयास करते हैं। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप देखेंगे कि नई यीस्ट कोशिकाएं मुकुलन के रूप में विकसित हो रही है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नई मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती है।
हमारा अगला टॉपिक है खंडन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। खंडन बहुकोषीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोषीय जीव परिपक्व होने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। अपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के फिसलनदार गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं तथा ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। शैवालों में होने वाली यह खंडन प्रक्रिया आप अपने आसपास के जलाशयों में आसानी से देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बीजाणु निर्माण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बीज व अणु से मिलकर बना शब्द बीजाणु का निर्माण होता है। इसके द्वारा ही नए पादप बनते हैं। सभी प्रकार के पादपों में बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण एक कोश की और बहुकोश की दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में पाई जाती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां उत्पन्न करता है, जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। जब पौधों की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर फैल जाते हैं तथा नए पौधों को जन्म देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग को कहते हैं। इन्हीं नर और मादा युग्मकों के युग्मन से नए पौधों का जन्म लेना लैंगिक जनन कहलाता है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परागन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है निषेचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। निषेचन में बीजाणु में मौजूद मादा युग्मकों से परागकणों में मौजूद नर युग्मक मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरकर फट जाते हैं तथा खुलकर विकसित परागनली में चले जाते हैं, यह परागनली वर्तिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है। नर युग्मक परागनली में जाते हैं। परागनली का ऊपरी सिरा फटता है तथा बीजाणु में खुल जाता है, जिससे नर युग्मक बाहर निकल आते हैं। बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से मिलते हैं और निषेचित अंडे का निर्माण होता है। इस निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है तथा युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है फल और बीज का विकास। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का रूप धारण कर लेता है, जिसके भीतर बीज पाए जाते हैं। फूलों के अन्य हिस्से सूखकर नीचे गिर जाते हैं। फूलों की जगह फल लेकर बीजों की रक्षा करते हैं। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है बीज परिकर्णन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग अलग माध्यमों से प्रसार होना ही बीज परिकीर्णन कहलाता है। प्रकृति में बीज परिकीर्ण होना अति आवश्यक है, क्योंकि कल्पना कीजिए यदि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग गए, तब आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। बीज परिकर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का परिकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज परिकीर्णित हो जाते हैं और बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।